बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत अभी इसके पहले प्रकाश अथवा विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति क्या होती है उसके बारे में हमने बताया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हमने बताया आपको। लेनार्ड तथा हर्ट्ज का प्रयोग जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित, उसको हमने बताया। आज हम उसी के आगे देखते हैं इस वीडियो में, और जिसमें पहला टॉपिक है निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव। तो होता क्या है निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव? निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो कि किसी भी आवृत्ति के आपतित प्रकाश के संगत कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को धन प्लेट पर पहुंचने से रोकता है। देखिएगा, समझिएगा। एक प्लेट ए है, एक प्लेट ए है। जैसे कि आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या में आप देखें, इस पे प्रकाश आपतित होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। हमने कहा ये ऋण प्लेट होती है, ये धन प्लेट होती है, यही कैथोड है और यह एनोड है, यह एनोड है। हमने कहा कि यह निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव इस धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो कि किसी भी आवृत्ति के आपतित प्रकाश के किसी भी आवृत्ति के संगत इस कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इस कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को धन प्लेट पर पहुंचने से रोकता है। यही न्यूनतम विभव जो है वह निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहलाता है। इसको हम V0 से प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से इसका जो सूत्र है EK = EV0, EK = EV0। ठीक, ये है हमारा निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव। इसके आगे देहली तरंगदैर्घ्य इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है। यह है धातु की सतह। हमने कहा कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो कि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति को μ0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सूत्र, एक सूत्र तो ये भी होता है EK = hν0 और एक कि μ0 = c/λ0। ये भी एक सूत्र है और यह भी एक सूत्र है μ0 = c/λ0। यहाँ जो EK = hν0 में μ0 देहली आवृत्ति है और μ0 = c/λ0, यहाँ पर μ0 जो है वह देहली आवृत्ति है। इसके आगे देहली तरंगदैर्घ्य, इसके आगे देहली तरंगदैर्घ्य। अभी इसके पहले हमने देहली आवृत्ति के बारे में बताया। तो देहली तरंगदैर्घ्य किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। यही है धातु का पृष्ठ, और इस पर जो भी प्रकाश आपतित हो रहा है, इस आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो इस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसको हम लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं, और जैसे अभी इसके पहले कहा न्यू 0 इक्वल टू सी अपान लैम्डा 0, या कह सकते हैं कि लैम्डा 0 इक्वल टू सी अपान न्यू 0। यहाँ पर जो ये लैम्डा 0 है, यही लैम्डा 0 हमारा देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। अगली हेडिंग कार्यफलन। कार्यफलन फलन होता क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके कार्यफलन कहलाता है। हमने कहा ये धातु की पृष्ठ है, इस पर आपतित प्रकाश के एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि इस धातु से या इस धातु के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, वही कार्यफलन कहलाता है। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, और W इक्वल टू होता है h न्यू 0, W इक्वल टू h न्यू 0, जहाँ पर न्यू 0 जो है वो देहली आवृत्ति है। इसके आगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो इसके क्या नियम है? सबसे पहला नियम कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। पहला जो नियम है कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, या कह सकते हैं कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर वह उस धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो भी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से या धातु से उत्सर्जित हो रहे हैं, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ये हमारा तीसरा नियम है। चौथा नियम नंबर 4, जब किसी धातु के पृष्ठ पर जो भी प्रकाश आपतित हो रहा है, जब उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम होती है, अर्थात देहली आवृत्ति से कम होती है, तब उस धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित
नहीं होता है। ये हमारा चौथा नियम है। पांचवा नियम है कि धातु की सतह पर, ये सतह है प्रकाश के गिरने, ये प्रकाश गिर रहा है, धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। कहने का मतलब धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश गिरता है ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित हो जाता है। सतह पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती है, कोई समय नहीं होता, जैसे ही गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। यही 5 नियम है। फिर से आप देख लीजिए। पहला नियम हमने बताया कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, अर्थात तीव्रता जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। दूसरा नियम है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात आवृत्ति जितना ही अधिक होगी या जितना अधिक बढ़ेगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है उतनी ही अधिक होगी। चौथा नियम है कि जब किसी धातु की सतह पर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है या गिरता है तब ऐसी स्थिति में उस धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। पांचवा नियम है कि किसी धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि धातु की सतह पर प्रकाश गिरा, जैसे ही गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई भी समय नहीं लगता है, जैसे ही गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। अगला टॉपिक है प्रकाश वैद्युत। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण अथवा क्वांटम सिद्धांत के अनुसार या आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या, इसके लिए चित्र बना लेते हैं। ये धातु की सतह है और इस धातु की सतह पर कोई भी प्रकाश फोटॉन आपतित हो रहा है। इस धातु की सतह पर कोई भी प्रकाश फोटॉन आपतित हो रहा है। फोटॉन जो कि आपतित हो रहा है और जिसकी ऊर्जा जो है वह hν है। ये हमारी धातु की सतह है, धातु की सतह, और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा है वह hν होती है। जब
कोई भी प्रकाश फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, तब वह फोटान उस धातु से, मतलब कह सकते हैं किसी धातु पर आपतित होता है, तो वह फोटान उस धातु से किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर, अपनी संपूर्ण ऊर्जा से किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और उस फोटान का स्वयं का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाता है। हमने कहा कि कोई भी फोटान, कोई एक फोटान किसी धातु पर जब आपतित होता है hν ऊर्जा के साथ, तो वह उस धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ, और जब स्थानांतरित कर देता है तो उस फोटान का स्वयं का अस्तित्व जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। धातु से इलेक्ट्रॉन उस संपूर्ण ऊर्जा का कुछ भाग, वह इलेक्ट्रॉन इस धातु के पृष्ठ तक पहुंचने में, परमाणुओं से टकराने में उसकी ऊर्जा का कुछ भाग व्यय हो जाता है और शेष ऊर्जा जो है वह उस इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। हमने कहा कि कोई भी प्रकाश फोटान, एक फोटान अगर धातु पर आपतित होता है, hν ऊर्जा का फोटान आपतित होता है, तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा से उस धातु से किसी इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और उस फोटान का स्वयं का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है। उस संपूर्ण ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो है वह पृष्ठ तक पहुंचने में इस धातु के भीतर जो परमाणु हैं उनसे टकराने में व्यय हो जाता है। शेष ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के बाहर निकलता है उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यदि इस आपतित फोटान की ऊर्जा hν, कार्यफलन W और अधिकतम गतिज ऊर्जा Ek हो, तो ऐसी स्थिति में फोटान की ऊर्जा बराबर अधिकतम गतिज ऊर्जा और धन कार्यफलन। फोटान की ऊर्जा बराबर अधिकतम गतिज ऊर्जा धन कार्यफलन। आइंस्टीन का सूत्र प्राप्त करने के लिए, उसका निगमन करने के लिए हम इसी सूत्र की सहायता से कि फोटान की ऊर्जा इक्वल टू अधिकतम गतिज ऊर्जा धन कार्यफलन, और फोटान की ऊर्जा क्या है, hν इक्वल टू अधिकतम गतिज ऊर्जा Ek और धन कार्यफलन W। यदि ν0 देहली आवृत्ति हो तब कार्यफलन W बराबर hν0, कार्यफलन W इक्वल टू hν0। अब इसी जो सूत्र है आपके सामने, इसी में हम इसका मान रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा hν इक्वल टू Ek और धन hν0, अथवा Ek इक्वल टू hν माइनस hν0, अथवा Ek इक्वल टू h और ब्रैकेट में न्यू और ν0। इसको आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और अधिकतम वेग Vmax हो, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम गतिज ऊर्जा Ek बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। इक्वेशन सेकंड। समीकरण
एक व दो की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा 1/2 m v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू h न्यू जीरो। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। और यही जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का या प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। यही 1/2 m v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो, यही जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का समीकरण कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस सूत्र की सहायता से या कह सकते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या। अभी इसके पहले ही हमने आपको बताया कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम होते हैं। और पहला नियम इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, कि जब किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है या बढ़ाई जाती है तो उस धातु से या उस धातु की सतह से टकराने वाले फोटॉनों की जो संख्या है वो बढ़ती है। और जब टकराने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये पहला नियम था, हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम में भी आपको बताया। दूसरा नियम है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आपतित प्रकाश की ऊर्जा निर्भर नहीं करती है, इलेक्ट्रॉनों की दर जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा है, इस सूत्र के भी माध्यम से आप कह सकते हो, यहाँ पर न्यू जो है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और न्यू जीरो जो है वो देहली आवृत्ति है। न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर यही हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा है। और जब तीसरा नियम, इसी सूत्र की सहायता से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो कि जब किसी धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है या बढ़ाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। आप इस सूत्र से भी आप जान सकते हैं, अगर न्यू का मान बढ़ेगा तो इस अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर mv मैक्स स्क्वायर इसका भी मान बढ़ेगा। चौथा, ये जो न्यू जीरो है ये देहली आवृत्ति है। हमने आपको इसके पहले ही बताया कि अगर किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश आपतित हो रहा है तो उस धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर न्यू जीरो जो कि देहली आवृत्ति है और न्यू जो कि उस धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, अगर इस न्यू जीरो अर्थात देहली आवृत्ति का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मान से अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है। और इस स्थिति में उस धातु से या उस धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यह हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का चौथा नियम था और उसकी ये व्याख्या। पांचवा नियम कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के
उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। कहने का मतलब अगर ये धातु की सतह है, अगर इस पर प्रकाश गिरा तो जैसे ही गिरता है इस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जैसे कि नियम में बताया गया। तो प्रकाश के गिरने और सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। ये 5वां नियम था, हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम में भी बताया और यही इसकी व्याख्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की विफलता, तरंग सिद्धांत की विफलता तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जब किसी धातु पर जब प्रकाश आपतित होता है या अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित होता है तो उस प्रकाश की तरंगों का जो आयाम है वो बढ़ जाता है, और जब तरंगों का आयाम बढ़ता है तो जो इसके द्वारा तरंगों की जो संचित ऊर्जा है वह भी बढ़ती है। और ऐसी स्थिति में जो धातु है उस धातु में जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे पृष्ठ पर चाहे धातु के अंदर, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। और जब उनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो इस धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे इनकी भी ऊर्जा बढ़ेगी। इससे ये निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है तरंग सिद्धांत के अनुसार कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये कौन कह रहा है? तरंग सिद्धांत। जबकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का जो पहला नियम है उस नियम के तथ्य के ये विरुद्ध है, क्योंकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के प्रथम नियम के अनुसार किसी धातु से या धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये कारण तो ये है जिसके कारण तरंग सिद्धांत जो है वह विफल रहा। एक दूसरा कारण ये भी है कि जब किसी धातु पर या धातु के पृष्ठ पर इतनी तीव्रता का प्रकाश आपतित हो रहा है कि वह धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, तो ऐसी स्थिति में आवृत्ति चाहे जो भी हो उस पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। यह भी तर्क जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में कहा गया था कि जो अगर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर धातु की सतह पर आपतित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि अगर तीव्रता इतनी अधिक हो कि जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके तो चाहे आवृत्ति कम हो चाहे ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। तो इस कारण भी तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने में असफल रहा। तीसरा है कि जब प्रकाश जो है किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उस सतह के पूरे क्षेत्रफल पर फैल जाता है और उस सतह पर या धातु के भीतर जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको उस प्रकाश ऊर्जा को संचित करने में कुछ समय लगता है, और कुछ समय लगता है जिस कारण उस धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में भी कुछ समय लगेगा। यह नियम भी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम ये कहता है कि जब किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश के आपतित होने और उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। कहने का मतलब जैसे ही प्रकाश गिरता है
ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इस के अनुसार भी तरंग सिद्धांत जो है वह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की नियम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो ये है हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की विफलता। बच्चों, इस वीडियो को आप देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, और इसके आगे जो भी शेष टॉपिक हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।